हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इकोनॉमिया। आज हम पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। लास्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि हाँ हम आगे जो पढ़ेंगे नेशनल इनकम के कैलकुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने जो भी पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में वो सारा का सारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिक था, जिसका कि चैप्टर का नाम ही था सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें मैंने आपको बेसिक जो भी चीज़ें थी वो मैं आपको लास्ट क्लासेस में बता चुका हूँ। जिन लोगों ने मेरा इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो देखने से पहले आप पहले मेरा चैप्टर फर्स्ट का वीडियो देखिए, देन आप ये देखिए, अदरवाइज आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो है कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम होता क्या है देख लीजिए। नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्नड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। यानी कि नेशनल इनकम एक ऐसी इनकम है जो कि ओवरऑल इनकम है जो कि कमाई जाती है थ्रू दी नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ आर कंट्री या ऑफ अ कंट्री। कहने का मतलब है नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री का मतलब ये होता है कि ऐसे लोग जो अपनी कंट्री में रहते हैं, वो वहीं के सिटीज़न हैं, उनके थ्रू कमाई गई टोटल जो इनकम है उस इनकम को हम नेशनल इनकम बोलते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है फैक्टर इनकम। देखो फैक्टर इनकम क्या होता है या फैक्टर इनकम, इसको फैक्टर इनकम क्यों बोलते हैं। देखो फैक्टर इनकम का मतलब होता है कमाई हुई इनकम या अर्न की गई हुई इनकम। अब आप बोलेंगे कि इनकम तो सारी ही अर्न की गई होती हैं, लेकिन फैक्टर इनकम इसको क्लासीफाई किया जाता है। फैक्टर इनकम में इसको क्लासीफाई करते हैं कि किस तरीके से अर्न की गई है और क्या क्या यहाँ पे कंडीशन सप्लाई होती हैं। इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जो कि हम नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। आइए, नेशनल इनकम कन्वेज टू इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। यहाँ पे टू इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो निकल के आते हैं। पहला है हमारा नेशनल इनकम इंक्लूड्स फैक्टर इनकम ओनली। नेशनल इनकम में हमेशा वही इनकम इंक्लूड होती हैं जो फैक्टर इनकम होती हैं। बार बार वही वर्ड आ रहा है। अब फैक्टर इनकम क्या होती है वो देखते हैं। नेशनल इनकम इंक्लूड्स इनकम ऑफ दी ओनली ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। और दूसरी पॉइंट ये आती है कि नेशनल इनकम हमेशा उन्हीं पॉइंट्स को इंक्लूड करता है जो क्या होते हैं, नॉर्मल रेसिडेंट्स कंट्री के थ्रू अर्न किए गए होते हैं। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें होती क्या है पूरे चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे और इसके बाद हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन। तो पहले हम पढ़ते हैं फैक्टर इनकम क्या होती है। देखिए, फैक्टर इनकम आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम दो तरीके से क्लासीफाई की गई हुई है, एक फैक्टर इनकम के नाम से और एक ट्रांसफर इनकम के नाम से। अब मेन मुद्दा है कि फैक्टर इनकम क्या है। फैक्टर इनकम, देखो फैक्टर इनकम के बहुत सारे क्लासिफिकेशन होते हैं। देखो फैक्टर इनकम एक आसान से शब्दों में कहूँ तो फैक्टर इनकम का वो मतलब होता है ऐसी इनकम जो कमाई गई हो और उसके चार फैक्टर होते हैं जिसके थ्रू फैक्टर इनकम कमाई जाती है। पहला है हमारा कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय का मतलब होता है एम्प्लॉय कौन होता है, जो काम करता है, और कंपेंसेशन यानी कि उसकी सैलरी, उसकी वेजेस, उसका रेम्यूनरेशन, तो उसको बोलते हैं कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय। अब देखो इसमें सैलरी आ जाती है हमारी, वेजेस आ जाती है हमारी, और हमारा क्या बोलते हैं इसे, रिम्यूनरेशन बोलते हैं, रिम्यूनरेशन भी आ जाता है, उसको हम कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय बोलते हैं। कहने का मतलब है एक लेबरर है, अगर वो डेली वेजेस पे काम करता है तो उसे वेजेस पे करनी पड़ती है हमें। कोई जॉबर है जो जॉब करता है तो उसे हम क्या सैलरी, मंथली सैलरी प्रोवाइड करते हैं। या कोई सीईओ है तो उसको हम क्या है पैकेज के थ्रू पेमेंट करते हैं। तो वो क्या है, एक कंपनसेशन है एम्प्लॉय की जिसके थ्रू उसने क्या किया, इनकम किया, तो वो फैक्टर इनकम का पार्ट होता है। रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड्स फॉर रेंडरिंग देयर सर्विसेज। हाउस होल्ड्स के थ्रू रिसीव की गई इनकम होती है जो क्या करते हैं, अपनी सर्विस देते हैं और उसके बदले में हमसे पैसे लेते हैं। किससे, प्रोड्यूसिंग यूनिट से पैसे लेते हैं, क्योंकि प्रोड्यूसिंग यूनिट ही उनसे काम करवा रही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रेंट। ऑब्वियसली रेंट भी क्या है, एक फैक्टर इनकम का पार्ट है। हाउ, कैसे, देखो सीधी सी बात है, रेंट है, मैंने कोई कमरा लिया और उसको रेंट पे लगा दिया, अब मेरे पास बैठे बैठे पैसा आ रहा है, वो क्या है, फैक्टर इनकम है। रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड्स फॉर द यूज ऑफ देयर लैंड। यहाँ पे क्या है, हम सर्विस रेंडर देते हैं, यहाँ पे हम लैंड रेंडर देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, रेंट, जो कि फैक्टर इनकम का पार्ट है। वैसे ही इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट हमें कब मिलता है, जब हम कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं। ऑब्वियसली जैसे स्टॉक मार्केट हो गया, जैसे कोई फिक्स एसेट्स हो गई। फॉर एग्जांपल के तौर पे मेरी कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं कि मैंने कुछ बिल्डिंग्स एंड अपार्टमेंट्स खरीद के दे दिए, अब क्या है वो मैंने रेंट आउट पे लगा रखे हैं, अब मैंने उसको रेंट आउट पे लगा दिया है तो इट मीन्स क्या है, मुझे मंथली रेंट आ रहा है, वो क्या है, मेरी फैक्टर इनकम है।
उसको फैक्टर इनकम बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या यूज़ किया जाता है, कैपिटल। ऑब्वियसली यहाँ पे कैपिटल का यूज़ किया जाएगा, बिकॉज विदाउट कैपिटल हाउ कैन आई बोरो, हाउ कैन आई परचेज समथिंग, नॉट बोरो, परचेज। क्योंकि विदाउट कैपिटल हम नहीं कर सकते, तो कैपिटल लगाएंगे तभी हमें इंटरेस्ट मिलेगा। चाहे हम कैपिटल किसी कंपनी में लगाएं, चाहे हम किसी लैंड पे लगाएं, चाहे हम किसी स्टॉक मार्केट में लगाएं, चाहे हम कहीं, कहने का मतलब है हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तब जाके हमें क्या इंटरेस्ट मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे आता है, ऑब्वियसली एंटरप्रेन्योरशिप स्किल, मैं कोई बिजनेस रन कर रहा हूँ, उससे मेरा प्रॉफिट निकलता है, वो क्या है, मेरा फैक्टर इनकम है। बिजनेस किसी भी टाइप का हो सकता है, बट वो लीगल होना चाहिए, ये नहीं कि इलीगल हो, बिजनेस होना चाहिए। बिजनेस के थ्रू क्या करूँगा, मैं अपना प्रॉफिट निकालूंगा। कहने का मतलब है, सपोज कर लो कि मैं मार्कर का बिजनेस करता हूँ, इस मार्कर की कॉस्ट लगती है 10 रुपये और मैं इसे बेचता हूँ 15 रुपये, इट मीन्स 5 रुपीज़ जो है मेरा, वो क्या है, प्रॉफिट है। तो वो भी क्या है, मेरी फैक्टर इनकम है। 10 रुपीज़ मेरा प्रोड्यूसिंग यूनिट्स में ला करके कॉस्ट हो जाती है, इसे सोल्ड आउट करने के बाद मेरा 5 रुपये का मुनाफा होता है, जिसे मैं प्रॉफिट बोलता हूँ। तो ये होता है हमारा फैक्टर इनकम। ये अब याद रखना, फैक्टर इनकम को हम हमेशा क्या करते हैं, नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, बिकॉज इट इज अर्नड बाय दीज फैक्टर्स। इन फैक्टर्स की वजह से क्या किया जाता है, इसको अर्न किया जाता है, इसलिए ये इंक्लूड होता है। और लास्ट चैप्टर में भी मैंने बताया था कि मैं आगे बताऊंगा कि क्या इंक्लूड होगा, क्या इंक्लूड नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फैक्टर इनकम जो है हमेशा इंक्लूड किया जाता है। फैक्टर इनकम को एक और नाम से जाना जाता है, जिसको हम बोलते हैं फैक्टर पेमेंट्स। मैंने लिखा नहीं है, बट मैं फिर से रिपीट करता हूँ, फैक्टर इनकम को फैक्टर पेमेंट्स के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर कहीं पे फैक्टर इनकम लिखा हो या फैक्टर पेमेंट लिखा हो, दोनों का मतलब सेम होता है। अब बात करते हैं ट्रांसफर इनकम की। जैसा कि मैंने नेशनल फैक्टर इनकम को यहाँ पे दो चीज़ों में क्लासीफाई किया था, एक हमारा फैक्टर इनकम और एक हमारा ट्रांसफर इनकम। तो बात करते हैं फैक्टर इनकम की, ट्रांसफर इनकम की। ट्रांसफर इनकम आर नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम बिकॉज दीज आर द नॉट अर्नड एज रिवार्ड्स फॉर द रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज। कहने का मतलब सीधा सीधा ये है, ट्रांसफर इनकम वो इनकम होती है जो किसी सोर्स के थ्रू ट्रांसफ़र की जा रही हो, जिसमें हमारी मेहनत ना लगी हो, जिसमें हमने कमाया ना हो, जिसमें हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय ना हो, रेंट ना हो, इंटरेस्ट ना हो, प्रॉफिट ना हो। कहने का मतलब है फ्री फंड की। फ्री फंड की इनकम को हम ट्रांसफ़र इनकम बोलते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे ट्रांसफ़र इनकम का मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। किसी से मिला हुआ गिफ्ट जो मिलता है, उसके बदले हम क्या उसको पैसा नहीं देते, या गिफ्ट के लिए हम कुछ काम नहीं करते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाते हैं। गिफ्ट के बाद आपका आ जाता है डोनेशन। डोनेशन क्या है, ट्रांसफ़र इनकम होती है, डोनेशन कमाई नहीं जाती है। फॉर एग्जांपल के तौर पे एनजीओ हो गए या कुछ चैरिटी फंड हो जाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, चैरिटी में अपना पैसा दे देते हैं डोनेशन में, तो वो क्या है, ट्रांसफ़र इनकम है, जो कि अर्न नहीं की जाती है। इट इज़ ओनली ट्रांसफरेबल विदाउट एनी स्ट्रगल और विदाउट एनी फैक्टर पेमेंट्स। दैट इज़ वाई हम इसको इंक्लूड नहीं करते हैं नेशनल इनकम में, क्योंकि ये किसी भी तरीके का अर्न रिवॉर्ड नहीं निकालती है, और ये एक ट्रांसफ़र इनकम है जो कैसे भी ट्रांसफ़र हो सकती है। इसके ट्रांसफ़र होने के फॉर्म्स बहुत सारे हैं, जैसा कि मैंने दो आपको बता दिया, गिफ्ट एंड डोनेशन। तो ये हमारा एक स्टार्टिंग का फर्स्ट टॉपिक था, कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, और उसके अंदर के पार्ट्स जैसे कि फैक्टर इनकम और हमारा ट्रांसफ़र इनकम। तो ये हमने पढ़ा इतने में, इस चीज़ में हमने इतना। अब इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है हमारा, वो टॉपिक हमारा है क्या बोलते हैं इसे, नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। ये हमारा अगला टॉपिक है, इसको मैं बताता हूँ। तब तक किसी को अगर ये नोट करना है तो ये नोट कर सकता है। ठीक है, तो हमारा ये अगला टॉपिक है नॉर्मल रेसिडेंट्स। हु आर द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ आवर कंट्री। सीधी सी बात है, अ पर्सन इज सेड टू हिज इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन अ कंट्री व्हेन ही कंडक्ट्स हिज इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग प्रोडक्शन, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट इन दैट कंट्री ऑन अ सिग्निफिकेंट स्केल। कहने का मतलब ये है कि नॉर्मल रेसिडेंट्स वो होते हैं जो जहाँ पे पैदा हुए हैं, जिनका पॉइंट ऑफ ओरिजिन वही है, जिनका बर्थ जिस जगह पर है वो वहीं पे रह रहे हैं, वहीं पे अपना कंजप्शन, प्रोडक्शन और जो भी उनके प्रोसेस वगैरह हैं जो मैंने यहाँ पे बताया, वो अगर वो उनका वहीं पे चल रहा है तो वो एक नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री हैं। और इसके और भी बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, जैसे कि अगर आप इनकम टैक्स पढ़ेंगे बीकॉम सेकेंड ईयर में, तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि अ पर्सन जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट एक जगह पर है, या वो पर्सन किसी दूसरे कंट्री में चला जाता है और वहाँ पे जाके वो काम करता है और 1 साल से ज़्यादा वहाँ पे रह जाता है, ओनली फॉर द पर्पज़ ऑफ वर्किंग, तो वो वहाँ का रेसिडेंट कहलाता है। इस तरीके से नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री हम पता लगाते हैं कि कौन नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री है, कौन नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री नहीं है।
नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब होता है वहीं का रहने वाला। कुछ बच्चों को नहीं पता होगा इसलिए मैंने इसको हिंदी में बता दिया। अब बात करते हैं, देखिए आगे के टर्म में हम बात करेंगे कि नॉर्मल रेसिडेंट्स कौन होते हैं और नॉन रेसिडेंट्स कौन होते हैं। देखो सीधी सी बात है, नॉन रेसिडेंट्स वो होते हैं जो कि हमारी कंट्री के नहीं होते हैं, जो यहाँ पे किसी पर्पस के लिए आए होते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे कुछ टूरिस्ट और कुछ विजिटर्स होते हैं, जो कि फॉरेन के टूरिस्ट और विजिटर आपको इंडिया में जगह जगह पे दिख जाएंगे, जो कि सिर्फ विजिट करने के लिए, घूमने के लिए आते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 1 या 2 हफ्ते के लिए बिजनेस मीटिंग्स के लिए या बिजनेस के पर्पज़ के लिए आते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रिफ्यूजी होते हैं, वो आते हैं। तो इस तरीके से वो जो लोग होते हैं उनको हम नॉन रेसिडेंट्स कहते हैं। और रेसिडेंट वो होते हैं जो जिस कंट्री में पैदा हुए हैं वहीं पर रह रहे हैं, उनका लिवलीहुड वहीं है, उनका हर एक चीज़ पॉइंट ऑफ ओरिजिन से लेकर के बर्थ तक वहीं पे है, तो वो क्या कहलाता है, नॉर्मल रेसिडेंट कहलाता है। लेकिन इसमें एक और एग्जांपल भी है। दूसरा एग्जांपल ये है कि मान लो कि मैं अभी इंडिया में रहता हूँ, मेरी जॉब लग गई किसी अदर कंट्री में, मैं वहाँ पे चला गया और मैंने 1 साल से ज़्यादा वहाँ पे काम किया, तो अब मैं वहाँ का रेसिडेंट कहलाऊँगा। इस तरीके से हम इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हम पढ़ेंगे। अब देखिए हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेंगे नॉर्मल रेसिडेंट्स के और नॉन रेसिडेंट्स के। पहला एग्जांपल है हमारा नॉर्मल रेसिडेंट का, इंडियन वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसीज इन इंडिया। अब देखो एम्बेसी क्या होता है, कई बच्चों को ये नहीं पता होता। एम्बेसी एक ऐसा ऑफिस होता है जहाँ पे वीज़ा अप्लाई, वीज़ा वेरिफिकेशन, वीज़ा अप्रूवल और पासपोर्ट अप्रूवल मिलता है, जहाँ पे आपको वीज़ा एक्सटेंड करने की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। इस तरीके के कुछ ऑफिस बने होते हैं, उन ऑफिस को हम एम्बेसी कहते हैं। और हर कंट्री की ऑफिस दूसरे कंट्री में बने हुए होते हैं, जिसको हम एम्बेसी बोलते हैं। जैसे इंडिया में न्यू दिल्ली में कनाडा की एम्बेसी है, न्यूयॉर्क की एम्बेसी है, बहुत सारी एम्बेसीज बनी हुई हैं। अब देखो इसमें क्या है, फॉरेनर। अब पहला जो ये मैंने बोला, इंडियन वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसी इन इंडिया, इंडिया में ही फॉरेन की एम्बेसी होती है जैसा कि मैंने आपको बताया, और उसमें इंडियंस काम कर रहे होते हैं। फॉरेन एम्बेसी फॉरेन की है लेकिन इंडिया में लोकेटेड है, और उसमें इंडियन बंदे ही काम करेंगे। ऑब्वियसली जब वो इंडिया में लोकेटेड है तो उसमें इंडियन बंदे ही काम करेंगे, बट वो एम्बेसी कहाँ की है, फॉरेन की है, वो लोग उसको बस कंडक्ट करते हैं, तो वो कौन कहलाएंगे, नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएंगे, क्योंकि वो इंडिया में लोकेटेड है, इंडिया के बंदे काम कर रहे हैं, दैट इज़ वाई वो नॉर्मल रेसिडेंट है। इसका जस्ट अपोजिट है नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फॉरेनर वर्किंग्स इन इंडियन एम्बेसी इन कनाडा एंड जापान। ऑब्वियसली एग्जांपल के तौर पे मान लो कि हम फॉरेन में जाते हैं, फॉरेन में क्या होता है, देखो फॉरेनर वर्किंग करते हैं अपनी ही एम्बेसी में, वहाँ अपनी का मतलब कि उनके ही एरिया में, उनके ही लोकेशन में हमारे इंडिया की एम्बेसी लोकेटेड है, बट उस एरिया में रहते तो फॉरेनर ही हैं, तो वो वहाँ पे वही काम करेंगे, लेकिन वहाँ पे एम्बेसी जो है किसकी होगी, वो इंडिया की होगी, तो वो कौन कहलाएंगे, नॉन रेसिडेंट कहलाएंगे। ऑब्वियसली क्योंकि वो इंडिया में नहीं रह रहे, वो इंडिया में काम नहीं कर रहे, वो वहीं काम कर रहे हैं। ऐसे ही हमारा अगला पॉइंट है, इंडियंस एम्प्लॉयड इन WHO लोकेटेड इन इंडिया। अब WHO का ऑफिस हर जगह पर होता है, हर जगह का मतलब है मेरा हर एक कंट्री में होता है WHO का ऑफिस, और उसका एक मेन ऑफिस होता है जो किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे WHO का जो पर्टिकुलर मेन ऑफिस है वो आई थिंक सो कि USA में, मुझे कंफर्म नहीं है बट शायद वो USA में है। तो लेकिन WHO का ऑफिस तो यहाँ पे भी है, जब यहाँ पे भी WHO का ऑफिस है तो वहाँ पे WHO के ऑफिस में इंडियंस ही काम करेंगे, और वो लोकेटेड भी इंडिया में है, तो वो क्या है, नॉर्मल रेसिडेंट है। ऑन दी कॉन्ट्ररी कर दो, यानी कि इसका अपोजिट कर दो, तो ये रहा, फॉरेनर्स वर्किंग इन WHO लोकेटेड इन इंडिया, फॉरेनर वर्किंग्स इन WHO लोकेटेड इन इंडिया, लेकिन इंडिया में ही WHO लोकेटेड है लेकिन उसमें फॉरेनर काम कर रहे हैं, तो वो कौन कहलाएंगे, नॉन रेसिडेंट्स कहलाएंगे। ऑब्वियसली WHO में फॉरेनर्स भी काम करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे तरह तरह के लोग आते हैं, तरह तरह की कंट्री से आते हैं और वहाँ पे वो काम करते हैं, क्योंकि वो उनका वर्क होता है, वो उनका वर्क प्रोसेस है या वर्क पर्पज़ है उनका। ऐसे ही हमारा थर्ड पॉइंट है, लोकल पीपल वर्किंग इन द ऑफिस ऑफ IMF इन इंडिया। लोकल पीपल का मतलब है हमारे देश के ही लोग काम कर रहे हैं IMF में, वो भी इंडिया में लोकेटेड है, तो वो नॉर्मल कहलाएंगे। अब बहुत बच्चे पूछते हैं IMF क्या होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक ऐसा ऑफिस होता है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे इंटरनेशनल किस किस पर्पज़ से या किस किस फॉर्म में पैसे आते हैं उसकी कैलकुलेशन करना, उसकी पूरी की पूरी उसका एक रिकॉर्ड रखना, वो होता है हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। कहाँ से कितना पैसा आया है, किस वे से आया है, किस पर्पज़ के लिए आया है। इसी सेम ऐसा ही इसका अपोजिट है, द जर्मन वर्किंग एज अ डायरेक्टर ऑफ ऑफिस ऑफ IMF लोकेटेड इन इंडिया।
IMF का ऑफिस इंडिया में लोकेटेड है, लेकिन उसमें एक जर्मन का बंदा है वो काम कर रहा है, जर्मनी का एक बंदा है वो एज अ डायरेक्टर काम कर रहा है, लेकिन है तो वो फॉरेन का, तो वो क्या कहलाएगा, नॉन रेसिडेंट कहलाएगा। एम्बेसडर फॉर इंडिया इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एम्बेसडर फॉर इंडिया, इंडिया के लिए एम्बेसडर है, बाकी के लिए रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, तो वो क्या है, नॉर्मल रेसिडेंट है, क्योंकि एम्बेसडर कहाँ का है, इंडिया के लिए है। ऐसे एम्बेसडर इन इंडिया फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अब यहाँ पे इंडिया में एम्बेसडर्स हैं लेकिन वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के हैं, यानी कि फॉरेनर के हैं, तो वो कौन कहलाएंगे, नॉन रेसिडेंट्स कहलाएंगे। वन मोर एग्जाम्पल इज हियर, द फॉरेन सिटीजन्स लिविंग इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, अगर वो 1 ईयर से ज़्यादा काम कर रहे हैं तो नॉर्मल रेसिडेंट हो जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। अगर वही इसका कॉन्ट्ररी ले लो, द फॉरेन टेक्निकल एक्सपर्ट्स वर्किंग इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर, लेस देन है तो नॉन रेसिडेंट होंगे, मोर देन है तो रेसिडेंट होंगे। ये था हमारा नॉर्मल रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट्स के बीच में कुछ एग्जांपल्स, कुछ डिफरेंशिएशंस और कुछ क्लैरिफिकेशंस, जिसके थ्रू आपको कुछ क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा अगर कुछ नहीं क्लियर होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको वहाँ पे डीपली बता दूंगा, या हो सकता है कि मैं क्या करूँगा कि आप लोग जैसे जैसे मुझे कमेंट्स में पूछेंगे, मैं क्या करूँगा उसके बेसिस पे एक डाउट क्लास बनाऊँगा, उस डाउट क्लास में आपके जो भी डाउट्स होंगे मैं आपको उस डाउट क्लास में पूरी की पूरी डाउट्स क्लियर कर दूँगा, ठीक है। अब इन सब के अलावा एक चीज़ आती है हमारी, वो ये है, नेशनल इनकम इंक्लूड्स ओनली इनकम ऑफ ओनली नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, it does not include income of non-residents even when they happen to be citizen of our country। कहने का मतलब है नेशनल इनकम में वही चीज़ें इंक्लूड होती हैं या वही इनकम इंक्लूड होगी जो नॉर्मल रेसिडेंट्स के थ्रू अर्न की गई होगी, इसमें वो इंक्लूड नहीं होगी जो नॉन रेसिडेंट्स कमाएंगे, चाहे वो यहाँ पे रह रहे हों और यहाँ के सिटीज़न भी क्यों ना हो, वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगी। उसका रीज़न है, उसका रीज़न मैं दूंगा, पहले इसके नीचे एक लाइन है, पहले मैं उसको समझा दूं, उसके बाद मैं उसका रीज़न भी दूंगा। या देखो इसका रीज़न मैं बताता हूँ, एक सेकंड के लिए पहले हम ये लाइन पढ़ लेते हैं, कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक इनकम इनटू नेशनल इनकम। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है कि हम डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कैसे कन्वर्ट कर दें। देखो डोमेस्टिक इनकम वो होती है जिसे हम बोलते हैं घरेलू इनकम, जो हमारे देश के अंदर होती है। नेशनल इनकम वो भी हमारे देश के अंदर होती है, बट उसमें कुछ चीज़ें एक्सक्लूड और इंक्लूड होती हैं। वो कैसे, देखिए, डोमेस्टिक इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था क्या होता है। डोमेस्टिक इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन डोमेस्टिक ट्रेजरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। इट इंक्लूड्स फैक्टर इनकम ऑफ बोथ रेसिडेंट्स भी और नॉन रेसिडेंट्स भी इन द डोमेस्टिक ट्रेजरी ऑफ अ कंट्री, जिसमें हम रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट दोनों की इनकम को हम जोड़ देते हैं तो हमारा क्या बनता है, डोमेस्टिक इनकम बनता है। कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक इनकम इनटू नेशनल इनकम, तो डोमेस्टिक इनकम में हमने नॉन रेसिडेंट वाले को भी जोड़ दिया तो हमारा क्या बना, नेशनल इनकम बन गया। ये होता है हमारा नेशनल इनकम। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें एक्सक्लूड, कुछ चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं, जैसे कि मैंने बताया, अब मैं दोबारा बताता हूँ, एक बार फिर से सुनिए। देखिए नेशनल, यहाँ पे मैंने आपको जो एक पॉइंट समझाया था वो पॉइंट ये था कि नॉन रेसिडेंट वाले को इंक्लूड नहीं किया जाता, चाहे वो यहाँ पे सिटीज़न हो या ना हो। अब इसका देखो, ये जो दोनों लाइनें हैं, इन दोनों लाइनों को लिखने का मेन फंडा क्या है। देखो, एक होता है NFIA, नेशनल नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एक होता है NFTA, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, जिसमें हम क्या है, अपनी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में क्या होता है, जो इनकम बाहर से आती है उसको हम ऐड करते हैं, और टू अब्रॉड में क्या होता है, जो यहाँ से जाती है हम उसको लेस करते हैं। अब वो क्यों करते हैं, देखो जो नॉन रेसिडेंट बंदा होता है वो हमारी कंट्री में काम करता है, बट उसका पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्या है, अदर कंट्री, जिसकी वजह से वो करता क्या है, अपनी कमाई हुई मेहनत की जो भी उसकी जमा पूंजी है, जो भी उसकी इनकम है, वो उसकी फैमिली किसी और जगह पे स्टे कर रही है, किसी और कंट्री में, तो अपनी इनकम को वहाँ ट्रांसफ़र करेगा। तो ऑब्वियसली वो यहाँ कमा यहाँ रहा है लेकिन ट्रांसफ़र तो बाहर जा रही है। वैसे ही कोई इंडियन बंदा फॉरेन में काम कर रहा है, काम तो फॉरेन में कर रहा है, लेकिन उसकी फैमिली कहाँ है, उसकी फैमिली तो यहाँ है। जब उसकी फैमिली यहाँ पर है तो क्या करेगा, वहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करेगा। जब वहाँ से उसने यहाँ ट्रांसफ़र किया तो वो हो गया NFIA, और यहाँ से किसी फॉरेनर ने वहाँ ट्रांसफ़र किया तो वो हो जाएगा नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो यहाँ पे ये चीज़ें मैटर करती हैं, इसके थ्रू देखा जाता है कौन सा डोमेस्टिक है, कौन सा नेशनल है। डोमेस्टिक में सिर्फ और सिर्फ घरेलू वाला जोड़ेंगे, नेशनल में कन्वर्ट करना है तो रेसिडेंट्स के साथ साथ नॉन रेसिडेंट्स वालों का भी हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। और इसके आगे कुछ टर्म्स आएंगे
मैंने आपको लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था डैप के बारे में, उससे हमें पता चलेगा कौन सा जीडीपी एमपी बनेगा, कौन सा जीडीपी एफसी बनेगा, कौन सा डोमेस्टिक बनेगा, कौन सा नेशन बनेगा। तो इन टर्म्स के थ्रू आप अभी आगे एक्चुअल में कैलकुलेशन सीखेंगे। अभी तक में हमने सीखा क्या, नेशनल इनकम क्या होता है और रिलेटेड एग्रीगेट्स यही हैं। इन एग्रीगेट्स के बाद जो आपके टर्म्स जो आपने पढ़े थे वो क्या होने लग जाएंगे, फॉर्मुलेट होने लग जाएंगे। और फॉर्मुलेट होने के बाद क्या है, वो एक फॉर्मूला बनाएंगे, एक मेथड बनाएंगे, उस मेथड के हिसाब से हम क्या कर सकेंगे, उसको रिलेटेड एग्रीगेट्स को कैलकुलेट कर सकेंगे। तो आज की वीडियो में मैं इतना ही करता हूँ ख़त्म, आज के लिए इतना ही। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो हम रिलेटेड एग्रीगेट्स के बारे में और कैलकुलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको देखो, समझो, जो नहीं आ रहा वो मुझसे दोबारा से पूछो, कमेंट करो, और कोई भी डाउट हो या कुछ भी मिस्टेक लगे वो भी मुझे बताओ। और तब तक के लिए बाय। ये चैप्टर मैं जो है बस 2 पार्ट में बनाऊंगा, ये पहला पार्ट है और इसके बाद जो आगे का एग्रीगेट होगा वो मैं सेकंड पार्ट में आपको बताऊंगा। जिन्हें ये नोट करना है वो नोट कर सकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।